नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। कांग्रेस में लगातार चिंतन मंथन और बैठकों के बाद उदय भान को कांग्रेस की कमान सौंपने के बाद पार्टी में नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। चौधरी भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट ने कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। दूसरी तरफ उदय भान का नाम घोषित होते ही थानेसर से पूर्व विधायक रमेश गुप्ता आप में शामिल हो गए। आने वाले दिनों में और कितनी उठापटक देखने को मिल सकती है, इसी मुद्दे पर हम कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब और बाकी के राज्यों की तर्ज पर हरियाणा में भी 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति करते हुए सभी सियासी दिग्गज नेताओं में संतुलन साधने का काम किया है। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैंजा ने हाई कमान के फैसले का स्वागत किया। साथ ही सभी से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। ये फैसला हाईकमान का होता है, तब भी था, आज भी है, और हाईकमांड हमारा इसमें उनका लास्ट वर्ड होता है। और हम सभी लोग, चाहे कभी कोई फैसला हो, इसमें व्यक्तिगत बातों में नहीं जाकर हम एक संगठन का हिस्सा हैं, और जो भी फैसला हाईकमान करता है वो सबको हमेशा हम सबको मान्य होना चाहिए और होता है। मैं नई टीम को, नए अध्यक्ष बने हैं उदय भान जी, और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं 4, उन सबको मैं बधाई भी देती हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देती हूं। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पार्टी है, हर एक कार्यकर्ता का अपना अधिकार है। कोई वो महसूस करता है तो पार्टी नेता से, नेतृत्व से बात कर सकता है। उस ट्वीट में मेरे बारे में तो कोई जिक्र है नहीं, और ना ही मेरी कोई कुलदीप बिश्नोई से किसी प्रकार की लड़ाई है। अब जिस समय की किसी से नाराजगी नहीं है, मेरे से किसी की भी कोई नाराजगी नहीं है, और उनकी कोई बात है तो वो अपनी बात कर लेंगे। हम तो सभी को साथ में लेकर के चलेंगे और सभी को इनवाइट करेंगे, और आप देखेंगे कि कांग्रेस एकजुट होकर के सड़क से लेकर के विधानसभा और संसद तक एकजुट होकर के सारा बूथ लेवल से लेकर के और सारे जो प्रदेश का जो संगठन है वो बहुत मजबूती से बहुत जल्दी ही आपको बनता हुआ देखेंगे। कुमारी सैलजा ने भले ही अपना दर्द छिपा लिया हो, लेकिन उदय भान को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर विधायक कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए और देर रात ट्वीट करके उन्होंने अपना दर्द बयां कर ही दिया। कुलदीप बिश्नोई ने लिखा, साथियों, आप सबके संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूँ। आपका अपार प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूँ। आपकी तरह गुस्सा मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल जी से जवाब ना मांगूं, हमें कोई कदम नहीं उठाना। अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखिए। चर्चा है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वैसे तब तक धैर्य रखेंगे या इससे पहले ही कहीं और उड़ान भर लेंगे, कोई कह नहीं सकता। उधर बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस की हालत पर तंज कसने का मौका मिल गया तो वो पीछे क्यों रहने वाली थी। कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्षों की टीम मिली है, और अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश की है। मैं इन सबको, जो नए नए अपॉइंटेड अध्यक्ष हैं, इन सबको बधाई देता हूं, और आशा रखता हूं कि हरियाणा की जनता की सेवा करेंगे और अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। उदय भान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के अंदर जंग जीत ली है, लेकिन इसके साथ ही सन 2024 में हरियाणा को जिताने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई। अब सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस संगठन बनाने की जरूरत है, जो कि कई साल से नहीं बना। फिर गुटबाजी पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा। इसके बाद युवा और वरिष्ठ कांग्रेसियों में तालमेल बनाने की बात भी आती है। अब चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस हाईकमान ने जो भरोसा जताया है, अब उस पर खरे उतरने की चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
क्या कांग्रेस में दरार अभी भी बाकी है? इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ा है, आपसे रूबरू कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से काफी चिंतन मंथन और बैठकों के बाद हरियाणा कांग्रेस में बदलाव हुआ, उससे ये माना जा रहा था कि संगठन में मजबूती आएगी, समन्वय बनेगा, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता इससे असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट ये साफ तौर पर दिखाता है कि उनके मन में दर्द है, और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट में कहा है कि मैं राहुल गांधी से जवाब मांगूंगा और तब तक संयम रखने की जरूरत है। ये साफ दिखाता है कि वो उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर संतुष्ट नहीं है। इसी के साथ नेता पार्टी भी छोड़ रहे हैं। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी ने अभी बात हुई है, तो इनका 4 तारीख इन्होंने कहा है, 4 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ 4 तारीख को कार्यभार संभालेंगे और यहाँ से 8 बजे चलेंगे दिल्ली से। तो रास्ते में हर जगह रुकते हुए इसी वास्ते वहाँ चंडीगढ़ 3 बजे तक वहाँ पहुंचेंगे। और पहले वहाँ हम MLA हॉस्टल है, वहाँ इकट्ठा होंगे और वहाँ से वरिष्ठ, क्योंकि वहाँ जगह की कमी है, कार पार्किंग नहीं है, वहाँ से वरिष्ठ नेतागण जाकर के साथ जाके अध्यक्ष जी कार्यभार संभालेंगे। हरियाणा कांग्रेस के लीडर ही होंगे या फिर बाहर से भी किसी और लीडर्स को? हरियाणा कांग्रेस के लीडर होंगे, बाकी जो हमारे इंचार्ज या प्रभारी वो होंगे। जैसे अभी आपको बताया कि 8 बजे हम यहाँ से चलेंगे, 9 बजे हम कुंडली बॉर्डर से हमारा शुरुआत होगी प्रोग्रामों की, और चंडीगढ़ 3 बजे जाकर के पहुंचेंगे। कुंडली बॉर्डर पे भी सम्मान होगा पहले? कुंडली बॉर्डर पे सभी जगह होगा, ये लगभग बॉर्डर पे भी होगा, बाद में 8-10 जगह है बीच में सभी जगह। और हम लगभग 3 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। तो जो MLA हॉस्टल के सामने जो पार्क है, वहाँ पर सभी इकट्ठे होंगे और उसके बाद में जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो चल करके ऑफिस में हम तब कार्यभार जाकर के संभालेंगे। तो उदय भान को कांग्रेस की कमान सौंपने के बाद पार्टी में नई चुनौतियां पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। चौधरी भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट ने कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। दूसरी तरफ उदय भान का नाम घोषित होते ही थानेसर से पूर्व विधायक रमेश गुप्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आने वाले दिनों में और कितनी उठापटक देखने को मिल सकती है पार्टी में, क्योंकि जिस तरीके से काफी चिंतन मंथन और बैठकों के बाद ये जो बदलाव हरियाणा कांग्रेस में हुआ है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि जो भी निर्णय आला कमान की तरफ से लिया जाएगा, केंद्र नेतृत्व की तरफ से लिया जाएगा, वो सभी अच्छे से मान लेंगे और सभी संतुष्ट होंगे। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। एक दिन ही बीता है, लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे कुछ नेता अपनी असंतुष्टि यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने चुनौती लगातार बढ़ रही है। संगठन नई और मजबूत टीम बनाने की चुनौती, गुटबाजी पर नियंत्रण रखने की चुनौती, युवाओं और वरिष्ठ नेताओं में तालमेल बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही मिशन 2024 का रोड मैप तैयार करना है। हुड्डा और उदय भान के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारियां, संगठन में नई और मजबूत टीम बनाना, साथ ही गुटबाजी पर नियंत्रण के लिए नई रणनीति बनानी बहुत जरूरी है। कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौतियां हैं। अब युवाओं और वरिष्ठ नेताओं में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी इस तरीके के परिवर्तन होते हैं तो कई नेता होते हैं जो कि नाराज होते हैं। हालांकि संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए यहां पर 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कुछ नेता असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो बड़ी चुनौती अभी भी कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस के लिए नजर आ रही है। कांग्रेस हाईकमान पंजाब और बाकी
राज्यों की तर्ज पर हरियाणा में भी 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति करते हुए सभी सियासी नेताओं या ये सियासी दिग्गज नेताओं में संतुलन साधने का काम किया, लेकिन बावजूद उसके कुछ नेता जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से जो ट्वीट किया और अपना दर्द छलकाया, उससे साफ तौर पर नजर आता है कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से वो जवाब चाहते हैं, वो जवाब मांगेंगे। इसी के साथ उन्होंने अपने साथियों से कहा है कि संयम रखिए जब तक मैं जवाब नहीं ले लेता हूं। इसी के साथ आपको बता दें कि शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस नेता है, वो भी उन्होंने हर खबर से बातचीत में कहा कि पार्टी जब से बनी है गुटबाजी तो चलती आ रही है, गुटबाजी थी और रहेगी। तो खुद पार्टी के नेता ही इस तरीके से किरकिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में संगठन कैसे मजबूत होगा? देश की सबसे पुरानी पार्टी इस तरीके से यहां पर जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं पार्टी में, वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। लगातार प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर चिंतन मंथन चलता रहा और निष्कर्ष जब निकला इतने लंबे समय बाद, उस पर भी नेताओं को संतुष्टि नहीं। माना यह जा रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं दरार अभी भी बाकी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। प्रदीप नरूला हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर स्वागत है आपका। भूपेंद्र गहलावत जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। प्रदीप नरूला जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से माना यह जा रहा था, लगातार चिंतन मंथन करा जा रहा था, बैठकें यहाँ पर की जा रही थी, चिंतन शिविर भी किया गया, लेकिन जो निष्कर्ष निकला है उससे अन्य पार्टी के नेता तो छोड़िए, खुद कांग्रेस के ही जो नेता हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कैसे कांग्रेस जो है वो मजबूत बनेगी, खासकर कि प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं, क्या समझते हैं उससे सर? देखिए मोनिका, बैठकें का दौर, चिंतन मंथन, ये कांग्रेस, लेकिन अंततः हुआ वही जी जो कांग्रेस के हरियाणा में फुट के नेता चाहते थे, वही सामने आया जी। देखिए स्थिति ये है कि जिन लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जाएगा, वो उम्मीदें उनकी जी नहीं रह गई। मामला ये है मैं कि हुड्डा गुट पिछले काफी समय से, काफी सालों से जी कांग्रेस में हावी रहा है। हाँ। और यही कारण रहा कि पिछले 8 साल से 2 प्रदेश अध्यक्ष आए, चाहे अशोक तंवर जी आए, चाहे शैलजा जी आए, कहीं संगठन का विस्तार नहीं किया, संगठन को बना भी नहीं। वजह यही था कि पार्टी जहां पर मजबूती से थी वहां से भी सिमटती हुई नजर आई। एग्जाम्पल के लिए पंजाब ही देख लीजिए सर। देखिए मैं फिलहाल हरियाणा पे मोनिका जी कंसंट्रेट करना चाहता हूँ जी। स्थिति ये थी कि देर सवेर सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे कांग्रेस की हालत का। क्या हुड्डा को जो चाहता है वो मान लिया जाए, और क्या ठोस कदम, ठोस को निर्णय लिया जाए जिसके तहत जो संदेश जाए कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चले, किसी भी हित को प्रभाव में आने वाली है। लेकिन हुआ वही जहां से घूम फिर के बात चली नहीं आ सकती। यानी कि कांग्रेस को हरियाणा में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए होता उसको मान्यता देगी, तो सीधा साधा गणित है वो सामने आया है। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी सीआईसी के लीडर, सुधीर राज्यसभा मेंबर हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, उदयभान जी उन्हीं को गुट के माने जाते हैं। उसके बाद जितेंद्र आजाद जी हैं, वो भी हुड्डा के बहुत प्रतिनिधिता मिले। तो लपोलवाद जो है कि जिस जो हुड्डा ग्रुप चाहता था वही सामने आ गया। ऐसे में इस तरह दूसरे गुटों का, जैसे हम बार बार कहते हैं कि पार्टी बहुत दूसरे गुटों का नाराज होना स्वाभाविक।
मतलब हो सकता है कि पार्टी के आला कमान ने ऐसा कुछ सोच रखा हो कि सभी को कहीं ना कहीं और चीज किया जाए, हो सकता है। लेकिन अभी तक जो वस्तु ये है, कांग्रेस हरियाणा में जहां से चली वहीं पर थे, मुझे पता थोड़ा सुधार होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ भूपेंद्र गहलावत जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, जैसा चल रहा है अगर वैसा ही आगे भी चलता रहा तो ये तो आपके लिए फायदे वाली बात है। भूपेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? भूपेंद्र जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, अब यहाँ पर सिर्फ बात हरियाणा की ही नहीं है। अगर हम देखें प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर जिस तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ती है कांग्रेस में, पार्टी में, ये किस ओर इशारा करता है? आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं, राजस्थान में भी हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं सर फुटबॉल है वो हमें नजर आती है दो नेताओं के बीच, वो भी बड़े नेताओं के बीच। देखिए मोनिका, एक दौर था कांग्रेस में, राहुल जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस आई, जिस तरह से कांग्रेस का हाल हुआ सबने देखा। उस वक्त राहुल जी ने शायद ये सोचा कि कुछ नए युवाओं को, नए लोगों को सामने लाया जाए और कांग्रेस को फिर से एस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन उनका ये प्रयोग हर स्टेट में फेल रहा। अब आप एमपी में देख लीजिए, कमलनाथ जी को दोबारा लाना पड़ गया जी। आप राजस्थान में देख लीजिए, गहलोत जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो अब शायद धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा है कि आप पुराने नेताओं को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। तो उनका एक्सपेरिमेंट है, फेल हो गया। जनता ने उन्हें नकार दिया इस एक्सपेरिमेंट के तौर पर। जो हश्र हुआ है आप सभी के सामने है, कांग्रेस का पूरे देश में। तो निस्संदेह ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो फेल हुआ और धीरे धीरे कांग्रेस उसी ढले पर दोबारा आ रही है। दोबारा वही पुराने स्टेब्लिश लोग जो कांग्रेस में काबिज थे वो धीरे धीरे फिर काबिज हो रहे हैं हर स्टेट में। आप पंजाब में जो हश्र हुआ, आपने एक प्रयोग किया, आप पहले सिद्धू को लेकर आए, फिर आपने मुख्यमंत्री बदला, तो वो उसका परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस ने जो नए एक्सपेरिमेंट किए वो कहीं नजर नहीं आ रहे कि ये एक्सपेरिमेंट कहीं भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसलिए शायद आला कमान दोबारा से पुराने उन्हीं नेताओं पर भरोसा जताने की कोशिश कर रहा है। जैसे हरियाणा में हुड्डा के नेतृत्व को फिर बल दिया जा रहा है, कमलनाथ जी को दोबारा लाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें दोबारा रिवाइव हो रही है क्योंकि उनके प्रयोग सारे फेल गए। और जो तमाम राज्यों में स्थिति है उससे कहीं ना कहीं जो केंद्र नेतृत्व है कांग्रेस का, वो बाध्य भी है कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस नेता है उनकी बात मानने के लिए। बिल्कुल मोनिका, देखिए इन्हीं एक्सपेरिमेंट के तहत G23 बना, 23 बड़े नेता एक साथ इकट्ठे हो गए और एक तरह से बगावत का बिगुल कांग्रेस में बच गया। हालांकि हुड्डा जी भी उसी गुट से आते हैं, लेकिन ये सारी प्रक्रिया जब कांग्रेस इसमें बहुत सफल होती हुई नजर नहीं आई, हर स्टेट में उनका बंटाधार होता गया, तो मुझे लगता है कि शायद आला कमान ने अब ये सोचा है कि धीरे धीरे उन्हीं नेताओं को स्टेब्लिश किया जाए, धीरे धीरे उन्हीं को आगे लाया जाए जिनके जाने से या एक्सपेरिमेंट के बाद स्थिति ये हुई। ठीक है, आऊंगे आपके पास। हमारे साथ महिमा सिंह भी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपका भी स्वागत है हर खबर के इस खास डिबेट शो में। महिमा जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहती थी लेकिन आप जुड़ नहीं पाई थी कुछ कारणों की वजह से। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि काफी चिंतन मंथन हुआ, बैठकें हुई, इसके बाद जो निष्कर्ष निकला, जो परिवर्तन हरियाणा कांग्रेस में हुआ, उसके बाद ये हम समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं संगठन जो है वो मजबूत होगा, लेकिन जो फैसला आला कमान ने लिया है उससे खुद आपकी ही पार्टी के नेता जो है वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे कैसे फिर संगठन मजबूत होगा, कैसे पार्टी जो है आगे बढ़ेगी? मैं आपकी चिंता की बड़ी सराहना करती हूँ मोनिका जी, और जिन भी लोगों को कांग्रेस को लेकर चिंता है
उन सब लोगों की बड़ी आभारी भी हूँ कि उन सबके मन में कांग्रेस इस कदर बसती है। लेकिन देखिए, कांग्रेस एक 150 साल पुराना परिवार है, एक संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार की पद्धति और संस्कृति हमारे देश में बहुत पुरानी है, और जितना मजबूत परिवार है उतने ही मजबूत, क्योंकि 150 साल पुराना है, उतने ही मजबूत हमारे एक एक नेता जो कई पीढ़ियों से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं खुद तीसरी पीढ़ी की कांग्रेस की एक एक नेता एक एक मजबूत दरख्त की तरह से है मोनिका जी। और आप ये समझती हैं कि जितना पुराना, जितना मजबूत दरख्त होता है, उतना ही ज्यादा उसको जो है उसकी जगह, वो जितनी जगह लेता है जमीन पर, पार्टी यदि जमीन की तरह से है तो हमारा एक एक नेता दरख्त की तरह से है। और पार्टी को ये देखकर चलना है, और हर एक दरख्त अपनी छाया, अपने फल, उसका अपना हिस्सा है पार्टी के अंदर, और उसका अपना किरदार भी है पार्टी के अंदर। तो इसलिए जब 2.5 साल पहले शैलजा जी को कमान दी गई थी, तब भी चैनल्स ने भी, लोगों ने भी अपने इस प्रकार के कयास लगाए होंगे। बहुत सी जगह तब भी नाराजगी, कोई रुष्ट रहा होगा, कोई ठीक रहा होगा। फिर जिस तरह से देखिए, परिवार में जब बहुत पुराने बड़े परिवारों में शादियां होती हैं, तो जब पहले इस तरह का मंथन चिंतन चला करता है तो समाज बहुत बातें बनाता है। ये हमारे समाज की खास बात भी है। रुचि लेते हैं, लेकिन रुचि लेने के साथ साथ वो क्या सच में कोई योगदान दे रहे होते हैं, या बस उसका हास्य करना चाहते हैं, ये देखने की बात होती है। तो मैं खैर आपसे पहले जो भी बोल रहे थे, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है मोनिका जी, लेकिन बाकी लोगों की आवाज आज शायद कुछ तकनीकी समस्या है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ बहुत क्लियरली। आपसे आग्रह भी है कि मैं सुन पाऊँ ताकि चर्चा में सही तरीके से अपना योगदान दे सकूं। तो इसलिए आज जो आला कमान ने फैसला किया है, आपकी रिपोर्ट भी सुनी मैंने, बहुत रोचक लगी मुझे आपकी रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट के अंदर कुछ शब्दों का जिनका प्रयोग किया गया, उनको सुनकर के मैं यही सोच रही थी कि ठीक है, आप लोग अपना रोल शायद निभा रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं। देखिए, जब शादी होती है तो पूरे समाज के सामने होती है, जब चुनाव होता है तो पूरे समाज के सामने होता है, उसके परिणाम भी पूरे समाज के सामने होते हैं, और उसके परिणाम का भुगत भोगी उस व्यक्ति से ज्यादा कोई नहीं होता जिसके ऊपर बीत रही होती है। महिमा जी, तो पार्टी यदि जी ठीक है महिमा जी, ये मैं अक्सर कहते हुए सुनती हूँ कांग्रेस के नेताओं को, और ये सही भी है कि एक पार्टी है जहां पर सभी को अपना मत रखने की आजादी है, और कोई कुछ भी यहाँ पर अपना मत रख सकता है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, इसके साथ पार्टी कितना आगे बढ़ रही है। आप देखिए, आप कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी के ऊपर कांग्रेस ये लगाती है कि वहां पर कहीं ना कहीं एक ही जन है जो कि पूरी पार्टी को लीड करता है, लेकिन आप ये देखिए ना कि इसके साथ ही पार्टी जो है आगे भी बढ़ रही है। तो क्या कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी के ही नेता जब खुलकर सामने इस तरह की बातें करते हैं, अपना दर्द छलकाते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी होती है, तो इससे आत्मविश्वास जो है खुद के नेताओं में भी कम हो जाता है। देखिए, पार्टी छोड़कर कुछ नेता जो है आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, और शमशेर सिंह गोगी जो कि विधायक हैं, कांग्रेस नेता है, उन्होंने भी कहा कि पार्टी में तो गुटबाजी चलती आ रही है, चलती आएगी। तो इस तरीके के जो बयान है पार्टी के ही नेताओं के, आप खुद ही बताइए कि यह सही है। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, आपका एक चैनल है हर खबर, जरा नया आया है मार्केट में, और आपसे पहले बहुत से और चल रहे हैं, कहीं और से छोड़कर आप लोग यहाँ आए होंगे, कुछ आपसे छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जब टीआरपी बनती है चैनल्स की, उस समय पर इस तरह के सवाल समाज के पास, क्योंकि उसका खुली सूचनाएं नहीं है, तो नहीं उठते हैं। लेकिन आप लोग क्योंकि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, आपका चैनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिर किसको प्राइम टाइम शो देना है, किसको मैटिनी शो देना है, कभी आपको दोपहर का शो भी मिल जाता होगा। तो यदि उसके ऊपर गपबाजी होने लगे, तो मुझे लगता है वो गपबाजी करने वालों की गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाता है, आपकी नहीं दिखाता, क्योंकि आप एक संगठन को चला रहे हैं। आपसे बेहतर दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। अगर कांग्रेस में कुछ भी होता है तो ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम उस पर बात करें, उस पर चर्चा करें। मोनिका जी, उत्तर तो देने दें हमें आप, यदि उत्तर देने देंगी। मैं आ रही हूँ आपकी बात, और आपकी बात का ही ये जवाब है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई चैनल हो, चाहे कोई स्कूल या कॉलेज ही क्यों ना हो, दिन बदलते हैं, दिन आते हैं और जाते हैं। जैसा मैंने कहा, 2.5 साल पहले टर्म पूरा होने ही वाला था शैलजा जी का। 2.5 वर्ष पहले जब उनको ये सुपुर्द किया गया था उनके ये पदभार, तो उस समय पर भी बहुत सी बातें बनी थी। 2.5 वर्ष बहुत
सफलतापूर्वक जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो 30 से ज्यादा विधायक उस समय पार्टी लेकर के आई। पिछली बार से बहुत उसके मुकाबले परफॉर्मेंस बेहतर थी। लेकिन जब आप इस तरह की बात पूछती हैं तो मेरा मन भी ये पूछने का करता है मोनिका जी कि गुजरात में तो 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदले गए, उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री बदले गए, सत्यपाल जी जो इनके अपने गवर्नर थे उन्होंने कैसे कच्चे चीथे खोले, इनके विधायकों का, भाजपा के विधायकों का जूते से पिटने का वीडियो आता है इनके अपने सांसदों से। तो देखिए कमियां और जिस प्रकार की खामियां जो होती हैं समाज की तरह से ही हर पार्टी में भी होती हैं और उसका मंथन महिमा जी तो मानती है ना कि राजनीति में जो जीता वही सिकंदर, चाहे भले उसके पीछे कुछ भी हुआ हो। हमने कब नकारा? तो नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी में इस तरह की चीजें देखी गई हैं, कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं कि खुद के नेता जो हैं वो सही नहीं बोलते हैं, आप इस तरह की बात कर रही हैं। आप बताइए हमने गलत कहा क्या? नहीं, आपने गलत नहीं कहा, लेकिन नहीं, आपने एकदम सही कहा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर कुछ होता है, किसी राज्य में कुछ भी हो रहा है, कोई पार्टी कर रही है, लेकिन बावजूद उसके अगर उसको जीत मिल रही है तो फिर उसके पीछे की जो भी बातचीत है, जो भी विडंबना है, जो भी रस्साकसी चल रही है, उस पर कहीं ना कहीं पर्दा नहीं डल जाता है? देखिए यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि अंततः विवाह अपने परिवार के विमर्श अनुसार कर लेता है, उससे पहले उसका चरित्र जैसा मर्जी रहा हो तो उसके ऊपर पर्दा डल जाता है। तो यदि ऐसे समाज में हम जी रहे हैं तो फिर तो आप इसे भी ठीक कहें। मैं ऐसा समझती हूँ राजनीति समाज का प्रतिबिंब है मोनिका जी। आज यदि राजनीति में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जिन प्रदेशों में भाजपा ने 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदले, वहां पर वही समाज महिमा जी या उनके अपने गवर्नर उनके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं और फिर भी जनता नहीं सुन रही, तो बुलडोजर की राजनीति कारगर हो रही है। लेकिन कांग्रेस, वही समाज कांग्रेस को स्वीकार ही नहीं कर रहा है ना। आप जिस समाज की बात करें वो समाज कांग्रेस को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। क्योंकि कोई बात नहीं, लेकिन हम यदि सौहार्द की राजनीति करना चाहते हैं और ये राजनीति नफरत की चला करके जीत हासिल कर रहे हैं, हम इनके वचनों पर तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। हम तो अपनी संस्कृति के अनुसार कार्य करेंगे। उसमें देर से हो सवेर से हो, जब श्री राम को वनवास जाना पड़ा था कैकई की कुटिलता के कारण, वो चुपचाप चले गए थे वनवास से वापस आने के बाद धर्म की, सत्य की हुई थी, सत्य में जयते मोनिका जी। ठीक है प्रदीप जी, आऊंगी आपके पास। उससे पहले भूपेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगी। आपने सुना होगा, महिमा जी की बात आपने सुनी कि राम जी को भी वनवास करना पड़ा था, तो ये कांग्रेस का वनवास ही आप समझिए, लेकिन उसके बाद फिर से आएगी सत्ता में। लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि नफरत की राजनीति ना हम करते थे ना हम करेंगे। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है और उसी के बल पर जीतती है। देखिए, मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और मैं जब से देश आजाद हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो इन्होंने एससी वर्ग के खास तौर पर वोट लेने के लिए कोई ना कोई हथकंडा अपनाया। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, उनको भी कभी कांग्रेस ने इज्जत नहीं दी। चाहे बाबू जगजीवन राम हो, उनको भी इज्जत नहीं दी। फिर अशोक तंवर हरियाणा में आए, उनको शैलजा की मार्फत हटाने का काम किया, उनको इज्जत नहीं दी। फिर कुमारी शैलजा जी आई, वो बहुत ही एक्सपीरियंस थी, उनको मंत्री भी रही, एमपी भी रही, उन्हीं की बिरादरी के माध्यम से उनको हटाने का काम कर दिया। और जब उनका राज्यसभा की बात आई तो उनकी भी टिकट छीन ली। और ये जो संगठन की बात करते हैं कि 8 साल में संगठन नहीं बना, अब बनेगा, तो ये तंवर भी बना सकता था और शैलजा जी भी बना सकती थी, लेकिन किसी के तानाशाही की वजह से उनको ये काम नहीं करने दिया। अभी जो भाई अभी बने हैं नए नए, दूसरा आदमी भी इन्होंने 4 कर लिया है। ये पूरी तरह से रबड़, सुनिए, उदयभान जी बने हैं। हाँ जी, ये पूरी तरह से रबड़ स्टैम्प है। और रबड़ भी स्टैम्प भी बगैर शाही की, शाही भी इनको बाहर से मिलेगी। और जिस दिन ये कोशिश करेंगे अपनी शाही इस्तेमाल करने की, इन्होंने आगे विचार कर रखा है, उसी बिरादरी के माध्यम से इनको भी हटाने का काम करेंगे। अब मैं बात आता हूं जो नए प्रधान बनाए हैं उनके ऊपर। पहली बात तो ये कांग्रेस के ज्यादा दिन से नहीं रहे। पहले इन्होंने लोकदल से चुनाव लड़ा, फिर अलग लड़ा,
फिर कांग्रेस से लड़ा। इनके फादर दयालाल जी एमएलए होते थे। हरियाणा में एक कहावत चल रही है, आया राम और गया राम, वो इन्हीं के फादर से चली थी, दयालाल जी से इनसे बात चली थी। ये इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एससी वर्ग का, और हमेशा एससी की बात करते हैं और उनको इग्नोर भी करते हैं, उनको बेइज्जत करने का काम भी करते हैं। अब मैं आ जाता हूं कि जो जिस ग्रुप की ये बात कर रहे हैं और उसका रुझान आज आ भी गया है। आज जो इनका प्रोग्राम था उसका स्वागत करने का, उसमें जितेंद्र हुड्डा ने तो साफ कह दिया कि अब संगठन मजबूत होगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नेतृत्व था तो इस उदय भानु का क्या रह गया? नेतृत्व जो पार्टी का प्रधान होता है उसका होता है। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी आज ही, पहले दिन ही, कि नेतृत्व तो भूपेंद्र हुड्डा का होगा और ये दूसरे लोग तो पीछे पीछे चलेंगे, पीछे पीछे आएंगे। मैं लेकिन महिमा जी तो कह रही है कि हमारी पार्टी में स्वतंत्र हैं सभी नेता अपनी बात रखने के लिए। अगर कुलदीप बिश्नोई ने कुछ कहा है तो वो उनका कहना है, वो उनका मत है। हमारे यहाँ कोई बात नहीं है कि किसी को किसी की जुबान ही बोलनी है। आप मेरी बात को जरा पूरी होने दीजिएगा। ये जिनकी कुछ चैनल भी और कुछ राजनीतिक लोग भी, कुछ पेपर्स भी ये कहते हैं कि जमीन से जुड़े हुए नेता की बात करते हैं। हमारी जो आदरणीय प्रवक्ता है, बहुत ही सम्मानित है, उन्होंने संयुक्त परिवार की बात की। पहली बात तो मैं ऊपर से ले लूं, संयुक्त परिवार में तो 23G ग्रुप है जो खुलेआम चैनल पे कह रहा है कि परिवार जो सोनिया, ये जो गांधी परिवार है, कांग्रेस का प्रधान इससे बाहर का होना चाहिए और जब तक ये परिवार रहेगा, इसका प्रधान रहेगा, कांग्रेस का भला नहीं हो सकता और कांग्रेस नरक में जाती जाएगी। जैसा कि पिछले 5 इलेक्शनों में 5 राज्यों के जो इलेक्शन हुए उसमें इनका हाल हुआ है। अब संयुक्त परिवार तो कहाँ रह गया? उसी को 23G के में जो इनकी बात आती थी, भूपेंद्र हुड्डा की माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरे से उम्र में बड़े, मैं उनसे इज्जत करता हूँ। अब सब ये कहते हैं जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 8 इलेक्शन लगातार हारे हैं और 7-8 इलेक्शनों में जमानत जब्त हुई है और जब ये मुख्यमंत्री बने उससे पहले कभी एमएलए भी नहीं बने थे। जिस आदमी ने इनको एमएलए के चुनाव में जमानत जब्त कराई थी उसी ने इस्तीफा देके और इनको एमएलए बनाया था। ऐसे ये नेता है। दूसरा मैं बात करूं कि ये कहते हैं कि उनके नेतृत्व में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो आदमी 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद 2 लाख वोटों से जमानत जब्त करा के गया हो सोनीपत में, वो दूसरे आदमियों को क्या दिखाएगा? इसलिए कांग्रेस का कोई हरियाणा में अस्तित्व ना हरियाणा में रहा है और ना देश में अस्तित्व रहा है। ये खत्म हो गई। जो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस आजादी के बाद ये बोला था कि भाई कांग्रेस को तो धन करने देना चाहिए, वो आज गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है। बनवास तो राम जी को भी काटना पड़ा था, ये तो कांग्रेस है फिर भी। नहीं, ये वनवास करना था उन्होंने प्यार से। वनवास भी गए थे लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ था। ये तो तलवार लेके बैठे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, मारने मरने पर तैयार हो रहे हैं। उसकी सीट छीन ली, मेरी छीन ली। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कोई पार्टी नहीं है। ये 5-7 जो राज घराने हैं, मैं उनकी सारों की बता देता हूँ, उनकी ये पार्टी है। ये क्या होता है, झगड़ा होने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं कि 10 सीट तो ले ले, 5 ले ले, और फिर उसमें अपने परिवार के लोगों को देते हैं। आपने अपनी बात बहुत ही अच्छे से रखी। आप थोड़ा धैर्य करके आप औरों को भी सुनिएगा। प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद महिमा जी मैं आपसे जवाब लूंगी इन तमाम सवालों के, इस पूरी बातचीत के। प्रदीप जी। मोनिका मैं कांग्रेस प्रवक्ता ममता जी को सुन रहा था जी। तो उन्होंने कहा कि 2.5 साल कुमारी शैलजा जी ने बड़ी सफलतापूर्वक काम किया। तो एक प्रदेश अध्यक्ष का काम संगठन का निर्माण करना होता है, प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन बनाना होता है, और वो 2.5 साल में नहीं बना पाई तो आप किस सफलता की बात कर रही हैं उनकी? पहला मेरा सवाल उनसे ये है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि ममता जी सामाजिक परिवेश, परिवार और शादी को
राजनीति से बिल्कुल पैरेलल चला रही हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। परिवार शालीनता से और आपसी सहयोग से चलता है। पार्टियों में एक दूसरे की टांग खींची जाती है, एक गुट दूसरे को पीछे करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। वो बार बार एक शादी का, एक संयुक्त परिवार का परिभाषा दे रही थी, एक उदाहरण दे रही थी। नहीं, लेकिन महिमा जी का तो कहना है कि कांग्रेस एक परिवार है और उसमें अगर कोई नेता कोई विरोधाभास दिखाता भी है तो वो स्वतंत्र है इसके लिए। मोनिका, यही आरोप तो है कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी रह गई है, यही आरोप तो है। और वो ममता जी कहीं ना कहीं अनजाने में मान रही है। तो कांग्रेस वाकई जिस तरह से लोग आरोप लगाते हैं, देखिए मेरे शब्द नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि सबके आरोप ये है कि कांग्रेस सिमटकर एक परिवार की पार्टी रह गई है, चाहे वो देश में हो चाहे हरियाणा में हो, जो सामने नजर आ रहा है। तो मैं ममता जी से पूछना चाहूंगा कि वो क्या कहती है इस बात। जी महिमा जी, सॉरी ममता जी तो बंगाल में है, लेकिन शेक्सपियर ने ठीक कहा है, व्हाट्स इन अ नेम, आपका भाव मैं समझ गई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी मोनिका जी कि देखिए, जहां हम ये बात कर रहे हैं कि अभी मैंने अभी दिन को सुना, किनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो जरा मुझे बताइएगा। प्रदीप जी किनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? प्रदीप जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और भूपेंद्र जी बीजेपी प्रवक्ता है। जी नहीं, भूपेंद्र जी बिल्कुल, मैं भाजपा प्रवक्ता को मैं समझ गई, लेकिन क्योंकि पहली बारी में आवाज साफ नहीं थी तो शुक्रिया। तो देखिए, प्रदीप जी ने अपने विवेक से जरूर जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सराहना के योग्य है, क्योंकि वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। उसी प्रकार से भाजपा प्रवक्ता ने भी जो टिप्पणी की, उनका व्यक्तिगत विचार है। कांग्रेस खत्म हो गई है या एक परिवार तक सिमट गई है या जो भी है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके नतीजे तो हम ही भुगत रहे होंगे निश्चित तौर पर। तो इसलिए हमसे ज्यादा उसको लेकर के चिंतित तो कोई हो ही नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये मोनिका जी कि लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, हम चर्चा भी कर रहे हैं, आपका भाव, आपका विचार भी सुन रहे हैं, समाज में भी इसी प्रकार से हम अपने आंदोलन को, अपने मुहिम को चला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस न सिर्फ एक पार्टी है, एक मुहिम है, एक मूवमेंट है मोनिका जी। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये जो मुहिम है, जिसे जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका छोड़कर भारत आए मोनिका जी, उस समय पर भी ये कहा जा रहा था, यदि आप इतिहास पढ़ें, और मैं बिल्कुल इतिहास के पन्नों से निकालकर इस बात को यहाँ रख रही हूँ, उस समय महात्मा गांधी के सामने भी जो उस समय गर्म दल था, जो उस समय भी हिंसा की बात करता था, उनका अपना रोल रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, पर वो दल उस समय भी यही कहता था कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस खोखली है, या इस प्रकार की बातें। उस समय भी महात्मा गांधी ने इस बात पर जोर दिया था और इस बात को अंडरलाइन किया था कि कांग्रेस के बिना आप स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। आज भी जो लोग कांग्रेस को मिटाने की बात करते हैं, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वो लोकतंत्र मुक्त भारत की बात करते हैं। ये जनता समझ ले, क्योंकि उन्हें विपक्ष नहीं चाहिए। तानाशाही के लिए विपक्ष को खत्म करना आवश्यक है, और यही वो लोग करना चाहते हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। दूसरी बात, अभी परिवार की जब बात हुई और ये कहा गया कि परिवार में तो सब कुछ शांतिपूर्वक चलता है, अब इत्तेफाकन पेशे से वकील भी हूँ, और यदि सब कुछ शांतिपूर्वक चला करता तो भारत की अदालतों में 4 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग नहीं होते। तो हम ये जानते हैं कि परिवार जो समाज की सबसे छोटी यूनिट है, वहां पर भी कलह होती है, और उसी तरह जैसे जैसे संगठन कोई भी बड़ा होता जाता है, कलह या विचार विमर्श या संवाद मेरी पार्टी की संस्कृति का हिस्सा है, और मैं उसमें गर्व करती हूं, क्योंकि हम बार बार उस पे पार पाकर बार बार अपने आप को एक फीनिक्स की तरह से रिवाइव करते हैं। और हमारे हर नेता का, चाहे वो गोविंद सिंह हुड्डा जी हो, चाहे वो माननीय कुमारी शैलजा जी हो, चाहे वो माननीय सुरजेवाला जी हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी हो, आज हर नेता का अपना किरदार है, अपनी अहमियत है पार्टी के अंदर, और वो अहमियत समय समय पर जाहिर भी होती रहती है। आज व्यक्तिगत विचार है, जिसे जो सोचना है वो सोचेगा। जब मैंने विवाह की बात की संयुक्त परिवार के अंदर, और संयुक्त परिवार की बात पर जब भाजपा प्रवक्ता ने टिप्पणी की, तो मुझे याद आया कि जब भी विवाह होते हैं अक्सर फूफा मौसा रूठ जाया करते हैं, और बहुत सी चीजें चलती हैं। यही ब्यूटी है हमारे भारतीय संस्कृति की, यही खूबसूरती भी है
तो ये सब चलता रहता है, लेकिन संवाद कांग्रेस पार्टी में कभी रुकता नहीं है। हमारे नेताओं से लेके कार्यकर्ताओं तक, नीचे से लेके ऊपर तक, मोनिका जी, संवाद हमारी संस्कृति है, सौहार्द हमारी संस्कृति है, प्रेम से कार्य करना और बुलडोजर से कार्य न करना हमारी संस्कृति है। ये बात वो हर व्यक्ति जान ले जो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करता है। ठीक है, लेकिन महिमा जी मैं आपको सुन रही थी, आपने कहा कि हाँ भूपेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास। महिमा जी आप कह रही थी कि ये आपकी पार्टी की संस्कृति है, खुलकर बात रखना, प्रेम से काम करना, तमाम चीजें आपने कही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस चीज पर आप गर्व कर रही हैं आप करें, अच्छी बात है, आपकी पार्टी है, आप तमाम चीजें बोल रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही जो खुलकर बात रखने की वजह से पंजाब में नहीं लगता है आपको कि ये जो सिमटी है कांग्रेस की, यही वजह है? जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू खुलकर सामने आए थे, उनका विरोधाभास, उनकी बातें, उनके बयान, ये बड़ी वजह रही कि पंजाब में जो हश्न हुआ कांग्रेस का। क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो नेता हैं, कुछ नेताओं को अपने बातों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, आलाकमान के जो फैसले हैं उनको मानने की जरूरत है? आलाकमान आखिर है किस लिए? चिंतन मंथन जब होता है और जब निष्कर्ष निकल कर आता है तो क्या उसको नहीं मान लेना चाहिए? पंजाब में कांग्रेस का जो हश्र हुआ उसके साथ साथ भाजपा का भी तो कोई हश्र हुआ। मोनिका जी वहां पर भी क्या ये फैक्टर्स थे? हो सकता है जो बात आप कह रही हैं, हो सकता है वो एक फैक्टर रहा हो। कुछ बातें तो आपको माननी पड़ेंगी। देखिए आप इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर बैठी हैं तो आप डेफिनेटली, आपका अपना विचार है, आपका अपना विश्लेषण है, हो सकता है, और मैं आपके विचार का स्वागत करती हूँ और कहीं ना कहीं शायद जहाँ फीडबैक देने की जरूरत होगी इसे शामिल भी करूंगी। लेकिन वहाँ भाजपा का भी यही हश्र हुआ, या भाजपा का तो पिछले बहुत दशकों से यही हश्र था, या आम आदमी पार्टी का शुरू में जो हश्र हुआ था। मुझे लगता है ये दो पासे हैं, दो पहलू हैं सिक्के के, और इनमें फेरबदल होता ही रहता है। इसी का नाम राजनीति है मोनिका जी। और हमने जब भाजपा के हित में फैसला आया उसका सम्मान किया, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब सिक्का पलटेगा और जब कांग्रेस का वक्त आएगा तब भाजपा भी इसका स्वागत करेगी। आम आदमी पार्टी का वक्त आया, हम उसका भी स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी अपने आपका समय आए। महिमा जी दोबारा कहिएगा। जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका समय आए, बनवास जल्द ही कटे। बहुत शुक्रिया, मैं स्वागत करती हूँ आपके शब्दों का। ठीक है, थैंक यू जी। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। भूपेंद्र जी। जी, मैं जो हमारी आदरणीय प्रवक्ता जी ने कांग्रेस की संस्कृति की और दूसरे लोगों की बात की, कांग्रेस में संस्कृति नाम की चीज अब कोई नहीं बची। मैं हरियाणा की बात ले लूं, जो नया नया इन्होंने प्रधान बनाया है, क्या नया प्रधान बीमार है, लाचार है, अपंग है, जिसके साथ आपके पास सुनिए, कार्यकारी प्रधान तब बनाए जाते हैं जब वो काम करने के लायक ना हो। अगर वो काम करने के लायक नहीं था तो चार को कार्यकारी प्रधान बनाने की क्या जरूरत थी? और दूसरा, मैं महिमा जी से क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि कांग्रेस के अंदर वर्किंग प्रेसिडेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। इनका जो वो है, जो इनका जो भी ये सिस्टम है उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। और ये खाम खाती, और ये जो चार आज भी इन्होंने जैसे उसको प्रधान बनाया, 5 गुट तो आज ही दायर कर दिए। ये 4 कार्यकारी प्रधान उसको चलाने के लिए नहीं है, ये विभिन्न उससे धक्का मारेंगे, एक उसको पीछे धकाएगा, इसको आगे धकाएगा और बराबरों में धकाएंगे। महिमा जी भी ये सब जानती है, लेकिन क्योंकि ये पार्टी की प्रवक्ता है, इनका भी मन दुखी हो रहा है। मुझे पता है शैलजा जी को जिस तरह से बेइज्जत करा के, आप ये कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने की बात थी, 2-2.5 महीने के बाद वो हट सकती थी, दूसरा आदमी बढ़ सकता था। ये कांग्रेस के लोग एसटी पार्टी, एसटी वर्ग के लोगों को बेइज्जती करने का काम करते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा 1977 में जब बाबू जगजीवन राम ने पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस को डेमोक्रेसी बनाई थी, क्योंकि बंसीलाल ने बयान दिया था एक धोखा चला गया, धोखा चले जाने से कोई कोल्लू बंद हो जाएगा। इनकी यह मेंटेलिटी है इस बरादरी के प्रति, और उस बरादरी के लोगों को उसी बरादरी से नीचा दिखाने का ये लोग काम करते हैं। और पूरी तरह से डिक्टेटरशिप इन्होंने, एक ही परिवार के लोगों ने डिक्टेटरशिप बना ली। और मैं और भी बताता हूँ, मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ, जिले के 3 आदमी तो यहाँ
एमएलए में खड़े कर दिए। और पिछला जब लोकसभा का चुनाव हुआ खड़ा हो गया। और इससे ज्यादा परिवारवाद और क्या होगा? ठीक है, कभी उसका दादा का बेटा का पोता का पोता, क्या ये माहौल बना रखा है? क्या ये जनता नहीं देख रही? बीजेपी में नहीं है क्या परिवारवाद? सारे के सारे लोग, इनके जितने ये 4-5 नेता हैं, नहीं, परिवारवाद बीजेपी में नहीं है क्या? कोई उनकी राजनीतिक में वो नहीं है। मैं तो वो सिर्फ उनके बाप मुख्यमंत्री बन गए, उनके बेटे बन गए, पोते बन गए। क्या ड्रामा है ये? सारे को तो उनकी जमानत पे जब्त हो गई और उससे बाहर नहीं निकल रही कांग्रेस पार्टी, ना वो सेंटर में निकल रही है। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है क्या भूपेंद्र जी? मैं कहता हूँ ऐसा परिवारवाद हमने देखा ही नहीं कभी भी। मतलब है, हाँ, बीजेपी में है, लेकिन थोड़ा बहुत बीजेपी में भी है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, वो परिवारवाद वो है जो एक आध जो थोड़ा बहुत आप बात करते हैं, जो लोग वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं, तब उन्हीं को बीजेपी में जो है वो है। मौका नहीं मिलता। जितेंद्र हुड्डा को तो जब चीफ मिनिस्टर बनाई विदेश में नौकरी करता था, क्या बुला के इसको क्या जरूरत थी? क्या और बेटे नहीं थे? और पार्टी के लोग नहीं थे? क्या इन्होंने सारा उसको ठेका ले लिया है सारे स्टेट का? क्या सारे जो स्टेट का इन्होंने हाल कर दिया? जो भ्रष्टाचार फैला और ठेका कैसे में बहुत चिंता है आपको भूपेंद्र जी, आपको बहुत चिंता है कांग्रेस की। इतनी चिंता तो महिमा जी को भी नहीं है। ठीक है, आपको मजबूत विपक्ष चाहिए, मजबूत विपक्ष चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, महिमा जी थोड़ा समय दीजिए, आपके पास आऊंगी, थोड़ा धैर्य रखिए। प्रदीप जी भी बहुत देर से बैठे हैं। प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया, दोनों को आपने सुना जी। देखिए एक बात इसमें इस बीच मैं कहूंगी आपसे, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है, अभी महिमा जी को भी आप काफी देर से सुन रहे हैं, बहुत सकारात्मक इनकी बातें लग रही है, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ठीक है, वो हर चीज को जिस तरीके से कवर कर रही हैं, वो बता रही हैं, काफी पॉजिटिव भाव यहाँ पर उनका नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे, उनकी मजबूरी का है या फिर सच में इतने पॉजिटिव है कांग्रेस के नेता? देखिए मोनिका जी, महिमा जी कांग्रेस की प्रवक्ता है जी, और डिफेंड करना यहाँ पर हर चीज को उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी है। तो आप मजबूरी कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ड्यूटी है। हो सकता है वस्तु स्थिति से कोई चीज हट के हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन वस्तु स्थिति वो भी जानती है, वो भी समझती है। और क्या हो रहा है प्लेटफॉर्म पे, मैं एक्सपर्ट के तौर पे अपनी ओपिनियन रख रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ये जिस तरह के हालात हैं, हम उन हालात पे नजरिया रख के उनका उस पर एक विश्लेषण करते हैं कि असलियत में क्या हो रहा है। देखिए, आप अशोक तंवर के काल से ले लीजिए, अशोक तंवर जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, पूरे कार्यकाल में वो अपना संगठन नहीं बना पाए। वजह क्या रही कि भूपेंद्र हुड्डा सिंह का, अच्छा, इसका रीजन क्या माने प्रदीप जी कि कोई भी नेता है वो आखिर समन्वय क्यों नहीं बना पाता है? आप चाहे अशोक तंवर जी को देखिए, और ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नेता नहीं है, काफी एक्सपीरियंस नेता होते हैं। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि पिछले जब बीजेपी के आने से पहले 7 साल से पहले 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री काल में इतना वर्चस्व बनाया कि संगठन पर भी वो हावी हो गए। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, बीजेपी की बात करता हूं कि ये लोग जब भी सरकार में या सत्ता में आते हैं तो संगठन इनके पैरेलल चलता है। सरकार जैसे संगठन सरकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, वैसे ही संगठन सरकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ये चीजें पैरेलल चलती हैं और ये ऐसा नहीं होता कि वहां गुटबाजी नहीं है, वहां प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी बनती हो, वहां भी ऐसा होता है, हर पार्टी में होता है। लेकिन पिछले 8 साल से, पिछले 10 साल से, जब से कांग्रेस 8 साल से सत्ता में गई है हरियाणा से, तो सत्ता में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संगठन पर अपना ऐसा प्रभाव बनाने की कोशिश की है कि उनके प्रभाव के चलते कोई भी प्रदेश अध्यक्ष, दोनों प्रदेश अध्यक्ष संगठन तक नहीं बना पाए, अपनी टीम तक नहीं गठित कर पाए। तो ये उनका प्रभाव था। आखिरकार आला कमान को उनके प्रभाव के आगे झुकना पड़ा। जो ये प्रक्रिया हो रही है, जो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष कब बनाए जाते हैं, तब बनाए जाते हैं जब अध्यक्ष को सिर्फ रबर स्टैंप बनाया जा सके, रबर स्टैंप हो तब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। वही प्रक्रिया सामने आई है। पीछे से
कार्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज झज्जर में ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि अब हम संगठन भी बनाएंगे और कांग्रेस बहुत उन्नति करेगी, स्पीड से दौड़ेगी प्रदेश में। देखिए ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट उदयभान जी नहीं दे रहे, ये स्टेटमेंट दीपेंद्र हुड्डा जी दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए। नहीं तो खुद उदयभान जी ने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को और मजबूत बनाएंगे, उन्होंने भी कहा था। बिल्कुल, उन्होंने उसको प्रदेश अध्यक्ष बताया है, तो क्यों ना कहेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी महिमा जी बार बार कह रही थी कि बहुत चिंता है कांग्रेस को। लोकतंत्र में विपक्ष की चिंता भी होती है। अगर एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो हम लोगों की चिंता बढ़ती है। देखिए इसलिए चर्चा भी हो रही है। हमारी चिंता वाजिब है, इसलिए हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जी ठीक है। महिमा जी, मैंने सबसे पहले आभार व्यक्त किया, फिर से करती हूँ उन सभी लोगों का, और उसमें से 2 हमारे पैनल पर भी मौजूद हैं जिनके हृदय में कांग्रेस को लेकर के चिंता है, या वो कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति को देख करके विचाराधीन है, उनके दिमाग में ये मुद्दा विचाराधीन है और वो इस चर्चा का हिस्सा है। आज आपने महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट सबको छोड़ के कांग्रेस को 1 घंटा अपने चैनल पर दिया है, आपकी तो मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहना चाहूंगी मोनिका जी कि जब बात अभी हो रही थी कि वर्किंग प्रेसिडेंट का प्रोविजन नहीं है, तो मैं ये समझती हूँ कि भाजपा के अंदर तो बहुत सारे मैंने उनका संविधान भी पढ़ा है, भाजपा का भी, मैंने कांग्रेस पार्टी का संविधान भी पढ़ा है। लेकिन मैं ये बात पहले तो मैं ये कह दूं कि देखिए, जहां मैंने परिवार से बात शुरू की थी, परिवार जितना बड़ा हो जाता है, संयुक्त परिवार, अब जिस परिवार का एक ही शहर में बसावट है उसको शायद डेलीगेशन उतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस परिवार का जितना फैलाव हो जाता है, जितना ज्यादा उसका एक्सपांस हो जाता है, उतना ज्यादा डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज करने की जरूरत पड़ती है। आज की तारीख में यदि वर्किंग प्रेसिडेंट्स बनाए गए हैं, और मैं आला कमान की इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ, और मुझे लगता है ऐसा करके कार्यकर्ताओं के साथ बहुत न्याय इसलिए किया गया है क्योंकि हरियाणा के भी जो अलग अलग 4 जोन हैं उसमें बहुत अलग तरह से कार्यकर्ता की मानसिकता चलती है, और हर जगह कार्यकर्ता को शायद एक जो अध्यक्ष है वो उस तरह से न अटेंड कर पा रहा हो। 2024 दूर नहीं रहा है, तो हो सकता है आला कमान ने इस सबको ध्यान में रखते हुए। लेकिन महिमा जी, ये तो आप मानिए कि कुछ चीजें जो आपको माननी पड़ेगी, कि जो नेता यहाँ पर खुलकर विरोधाभास जताते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए पार्टी में, क्योंकि वक्त का अभाव है, इसलिए जल्दी कमेंट को सभी का। महिमा जी, जितेंद्र भारद्वाज सोना से आते हैं, उदयभान जी होडल से आते हैं, तो आप कहाँ अलग अलग जोन की बात कर रही हैं? एक अध्यक्ष है, एक कार्यकारी अध्यक्ष है, और दोनों इसी एरिया से आते हैं। कौन से सवाल का जवाब दूं मोनिका जी? आप तय करें। आपने कहा समय कम है, मैं आप जो पूछेंगे उसका जवाब नहीं, क्योंकि प्रदीप जी से पहले मुझे भूपेंद्र जी के पास जाना था। भूपेंद्र जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी से, क्योंकि समय का अभाव है। देखिए, एक पहले कहावत है, एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि आपको लिखना आता है? वो बोला ना जी। बोला आपको मिटाना? अब दोनों हाथों से। ये जिसकी महिमा मंडन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कोई भी नेता जाता है इलेक्शन में, अपने वर्करों को ये कहते हैं कि जीत का मंत्र देने गया। उसको जीत का मंत्र नहीं आता, लिखना नहीं आता, उसको मिटाना आता है। वो हार का मंत्र देने के लिए जाता है, और इससे कांग्रेस पार्टी की कोई भलाई नहीं हो सकती। और कांग्रेस क्योंकि समय का अभाव है, आप सभी को यहीं पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो काफी चिंतन मंथन और बैठकों के बाद हरियाणा कांग्रेस में जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये उम्मीद थी कि संगठन मजबूत होगा, लेकिन जैसे जैसे खुद के ही पार्टी के नेताओं में विरोधाभास देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं अब चुनौतियां और कांग्रेस की बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।